नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ीगला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हापुड़ में आयोजित निवेशक सम्मेलन में 1300 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। आधिकारिक बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार राज्य को निवेश और औद्योगिक विकास का बड़ा गंतव्य बनाने की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में हापुड़ अब दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में निवेश के केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। बयान के मुताबिक हापुड़ पिलखोवा विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में आयोजित इन्वेस्ट इन हापुड़ सम्मेलन 2025 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में हापुड़ भी गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम की तर्ज पर बड़े निवेश केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। इन निवेशक सम्मेलन के दौरान कुल 1300 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। निवेशक सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार की पारदर्शी नीतियों, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और निवेश अनुकूल वातावरण के कारण उत्तर प्रदेश आज देश के शीर्ष निवेश गंतव्य स्थलों में शामिल हो गया है। दिल्ली एनसीआर का विकास अब केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। हापुड़ जैसे क्षेत्र अब नए विकास इंजन के रूप में उभर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कारोबारी सुगमता के लिहाज से बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोल और डीजल पंप खोलने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग समेत 4 विभागों की एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। पेट्रोल व डीजल पंप के लाइसेंस के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए जिलाधिकारी एनओसी जारी करते हैं और अब तक लागू व्यवस्था में डीएम 10 विभागों से एनओसी लेते थे और इसमें काफी समय लगता था, जिसमें अनावश्यक देरी होती थी। प्रदेश सरकार ने अब इस प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया है। इसके तहत पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से राजस्व, बिजली लोक निर्माण विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद और औद्योगिक विकास प्राधिकरण से ही अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाएगा। शेष विभागों के संबंध में आवेदक की ओर से स्व घोषणा पत्र ही प्राप्त होगा। आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकेगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है और इसके साथ ही पार्टी का लंबे समय से रुका हुआ संगठनात्मक बदलाव भी अब पूरा हो गया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के विस्तार का रास्ता भी साफ हो गया है। बता दें कि यूपी की मंत्रिपरिषद में कुल 60 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन अभी केवल 54 मंत्री हैं, यानी अभी भी 6 मंत्री पद खाली हैं और इन खाली पदों पर जल्द ही नए चेहरों को जगह मिल सकती है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। वे पहले योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। पश्चिमी यूपी में जाट समाज के बीच भाजपा की पकड़ मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद उन्हें मंत्री बनाकर पार्टी संतुलन साध सकती है। भाजपा सामाजिक संतुलन पर भी ध्यान दे रही है। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी और ब्रजेश पाठक ब्राह्मण हैं और अब अनुसूचित जाति एससी समुदाय से एक नेता को तीसरा डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के आखिर तक किसी भी समय कभी भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। भाजपा चाहती है कि आने वाले चुनावी साल से पहले सरकार और संगठन पूरी तरह से तालमेल के साथ काम करें। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में चांदी बेचने के नाम पर की गई 5 लाख रुपए की छिनैती के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में एक दरोगा, एक होमगार्ड और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि जमीन की खुदाई में 7 किलो चांदी निकलने का झांसा देकर पीड़ित से रुपए छीने गए और वाराणसी के पांडेपुर निवासी आशीष सिंह रघुवंशी ने गोपीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने छिनैती सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान राज बहादुर को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में उसने बताया कि इस पूरे मामले में गोपीगंज कोतवाली के दरोगा सूरज सक्सेना भी और होमगार्ड सत्यप्रकाश भी शामिल थे। भदोही के एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि जांच में यह भी साफ हुआ है कि घटना वाले दिन दरोगा और होमगार्ड मौके पर मौजूद थे और उनकी ठगी से मिली भगत थी। आरोपियों ने छिनैती के 5 लाख रुपए आपस में बांट लिए थे। पुलिस ने इस मामले में दरोगा, होमगार्ड और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। एसपी ने बताया कि इस मामले में शामिल 2 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। बरेली जिले में 1 जनवरी से अब तक पुलिस ने 80 एनकाउंटर और 99 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान भोजीपुरा थाना क्षेत्र में एक डकैत को मार गिराया गया है। 99 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। नगर क्षेत्र की टीम ने सबसे ज्यादा 42 अपराधियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि 1 जनवरी से अब तक नगर प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्कल में पुलिस ने दुष्कर्म, गोकशी, अपहरण, हत्या, लूट और डकैती के 42 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इन मुठभेड़ों में सबसे ज्यादा आरोपी घायल हुए हैं और कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं और गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कई इनामी बदमाश भी शामिल हैं। नगर के तीनों सर्कलों में सबसे ज्यादा और नवाबगंज सर्कल में सबसे कम 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद दबोचा गया। छेड़खानी, गैंगस्टर एक्ट और
एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। बलवा और डकैती के आरोपी भी इसमें शामिल हैं और मुठभेड़ के दौरान भोजीपुरा थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को भी ढेर किया है। वह डकैती समेत कई संगीन अपराधों में नामजद था। हाथरस के महाविद्यालय में आंतरिक सचल दल ने बीएड की परीक्षा के दौरान 11 परीक्षार्थियों को नकल करते हुए पकड़ लिया है। विभाग ने इनकी उत्तर पुस्तिकाओं को सीज कर इस बारे में विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया है। इन दिनों महाविद्यालय में बीएससी और बीएड की परीक्षाएं चल रही हैं। सचल दल ने परीक्षा के दौरान सघन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है और तभी महाविद्यालय के आंतरिक सचल दल ने चेकिंग करते हुए 11 परीक्षार्थियों को नकल सामग्री का प्रयोग करते हुए पकड़ लिया। ये सभी परीक्षार्थी बीएड फर्स्ट ईयर के हैं और बीएड की 29 दिसंबर तक परीक्षाएं आयोजित होनी हैं और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षाएं हो रही हैं। नकल सामग्री के साथ पकड़े गए परीक्षार्थियों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनके संबंध में विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। अंबेडकर नगर में भयानक हादसा हो गया। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी लोग श्रवण क्षेत्र में पिछले 1 महीने से चल रहे मेले में खचला की दुकान लगाने आए थे। हिरोली के यादव नगर किराए के पास पीछे से आ रही डीसीएम ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई और टक्कर इतनी तेज थी कि डीसीएम की कैबिन में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में डीसीएम चालक बुलंदशहर जिले के दवाई निवासी सुधीर कुमार और उनके चचेरे भाई धर्मवीर सिंह शामिल हैं और तीसरे मृतक की पहचान की प्रक्रिया जारी है। हादसे में 6 लोग घायल हो गए और सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मुशक्कत के बाद डीसीएम में फंसे लोगों को बाहर निकाला और घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां 6 लोगों का इलाज चल रहा है। सभी लोग श्रवण क्षेत्र में पिछले 1 महीने से चल रहे मेले में खचरा की दुकान लगाने आए थे और मेला समाप्त होने के बाद सामान लेकर बुलंदशहर लौटते समय यह हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पहले पत्नी और बेटियों को गोली मारी और फिर उनके शव घर के आंगन में खोदे गए गड्ढे में दफना दिए। ये सनसनीखेज वारदात कांदला थाना क्षेत्र के गड़ी दौलत गांव की है और पुलिस ने तीनों शव बरामद कर लिए हैं और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक महिला और उसकी दोनों बेटियां पिछले 5 दिनों से लापता थी। परिवार के लोग उनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन कहीं भी कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। इस बीच आरोपी के पिता को किसी अनहोनी की आशंका हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी की पत्नी ताहिरा पारिवारिक विवाद के बाद मायके चली गई थी और इसी बात को लेकर पति फारूक काफी नाराज था। बताया जा रहा है कि इसी गुस्से में उसने खौफनाक कदम उठा लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घर के आंगन की खुदाई करवाई, जहां से 3 शव बरामद कर लिए गए। शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले पर एसपी एनपी सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। आज सायं लगभग 5 बजे थाना कांदला का गांव बड़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे एसएचओ कांदला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ में और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेके काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली वजह उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे जो 2 बेटे की बेटी थी वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं, क्योंकि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वो वहीं होगी इस समय।
उन्होंने बहुत पूछताछ नहीं की। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोहरे ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज कोहरे को लेकर नया अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है और कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिला, जहां विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर तक सिमट गई। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में कोहरे के चलते ठंड और बढ़ेगी और इसके साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर का असर भी देखने को मिल सकता है। यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है और मौसम विभाग ने इसे लेकर 24 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठंड और शीतलहर का प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा। लोगों को सुबह और रात के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।